चोल साम्राज्य। स्कूल की किताबों में तो इसका जिक्र बस कुछ पन्नों में ही सिमट कर रह जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो नोट्स हैं वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। ये कहानी है कि कैसे कावेरी नदी के किनारे बसा एक छोटा सा राज्य एक ऐसी समुद्री शक्ति बन गया जिसने बंगाल की खाड़ी को कह सकते हैं चोलों की झील में बदल दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से, खासकर परीक्षा के नजरिए से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको अच्छे से समझा जाए। हाँ, और ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की एक लिस्ट नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि उनकी सोच क्या थी। हम 2 पीढ़ियों की कहानी देखेंगे। एक पिता राजराज प्रथम, जिसने नींव रखी। हाँ, जिसने एक मजबूत नींव रखी। और फिर उनका बेटा राजेंद्र प्रथम, जिसने उस पर एक ऐसी इमारत खड़ी की जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। और उनका प्रशासन। जी, हम उनके प्रशासन के उस राज को भी खोलेंगे जिसने इतने बड़े साम्राज्य को बिना बिखरे चलाए रखा। तो फिर शुरू करते हैं। तो कहानी के पहले महानायक है राजराज प्रथम। हाँ, इनका असली नाम था अरुलमोजी वर्मन। अरुलमोजी वर्मन जी। और सोर्स बताते हैं कि चोल शक्ति का जो असली उदय है वो इन्हीं के समय हुआ। और जो पहली चीज मुझे सबसे प्रभावशाली लगी वो है एक स्थायी सेना और नौसेना का गठन। हाँ। उस जमाने के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ा और शायद महंगा कदम रहा होगा। बहुत बड़ा कदम था। और देखिए, ये कोई शौकिया सेना नहीं थी, ये एक प्रोफेशनल फोर्स थी। अच्छा। इसका असर हमें उनकी विजयों में तुरंत दिखाई देता है। तंजौर के अभिलेखों में साफ लिखा है कि उन्होंने सबसे पहले दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत की, केरल के चेर राजा की शक्तिशाली नौसेना को कंडुलूर में हराया। कंडुलूर? जी, और ये इतनी बड़ी जीत थी कि उन्होंने कुंडुलूर शालय कलामुख की उपाधि धारण की। मतलब कुंडुलूर के नौसैनिक अड्डे का विध्वंसक पांड्य राजा को भी हराया। ये सब दक्षिण में अपना दबदबा कायम करने के लिए था। और फिर उनकी नजरें समुद्र पार गईं, श्रीलंका पर। नोट्स में लिखा है कि उन्होंने वहां के राजा महेंद्र पंचम को हराकर उत्तरी श्रीलंका को जीत लिया। हाँ, उत्तरी श्रीलंका। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने उसे सिर्फ जीता नहीं, बल्कि उसे अपने साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया। एक प्रांत जिसका नाम रखा मुंडी चोलम मंडलम। ये तो सीधा सीधा विलय था। यही उनका स्टाइल था। वो सिर्फ जीतते नहीं थे, वो उस जगह को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में ढाल लेते थे। उन्होंने पुरानी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया और पोलन्नुरुवा को नई राजधानी बनाया, जिसका नाम भी बदलकर जन्नाथ मंडलम रख दिया। अच्छा, हर नाम के पीछे एक संदेश था। बिल्कुल, कि अब यहाँ चोलों का राज है। और उनकी नौसेना की ताकत का असली प्रमाण मिलता है मालदीव की विजय से। मालदीव को जीतकर उन्होंने हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो मतलब तलवार के साथ साथ वो दिमाग का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। एक और बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, सन 1000 ईस्वी में भूमि का सर्वेक्षण कराना। हाँ, लैंड सर्वे। आज के जमाने में ये आम बात लगती है, लेकिन उस वक्त ये कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था प्रशासन की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना, यानी रेवेन्यू, पैसा। हाँ, बिना सटीक नाप जोख के आप सही टैक्स कैसे वसूल सकते हैं? इस सर्वेक्षण से उन्हें पता चला कि किस जमीन पर कितनी उपज होती है और उसी आधार पर टैक्स तय किया गया। अच्छा। इससे राज्य की आमदनी स्थिर हो गई और यही पैसा उनकी विशाल सेना और उन भव्य मंदिरों पर खर्च होता था। उनकी कूटनीति भी कमाल की थी। जैसे? उन्होंने अपनी बेटी का विवाह वेंगी के चालुक्य राजा से करवाया। अब ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक शानदार कूटनीतिक चाल थी। कैसे? वेंगी पर नियंत्रण करके राजराज ने अपने 2 सबसे बड़े दुश्मनों, पश्चिम के चालुक्यों और कलिंग के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी। और चीन में दूतम मंडल भेजना, ये दोस्ती का हाथ था या व्यापार पर नजर? दोनों कह सकते हैं। ये दुनिया को, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया को, एक संकेत था कि समुद्री व्यापार पर अब चोलों की पकड़ है। वो जानते थे कि असली ताकत सिर्फ तलवार से नहीं, तिजोरी से भी आती है। हाँ, तिजोरी से भी आती है। और इन सब के बीच वो अपनी धार्मिक पहचान को भी मजबूत कर रहे थे। तंजौर का विशाल बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं जी, वो सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं थी, वो उनकी शक्ति, उनकी दौलत और उनके विश्वास का दुनिया के लिए एक ऐलान था। वाह, मतलब एक ही राजा, सैन्य कमांडर, कुशल प्रशासक, चतुर कूटनीतिज्ञ और एक महान निर्माता भी था। उनकी जो उपाधियां हैं, मुम्मुडी चोल, जयगोंड, शिवपाद शेखर, ये अब सिर्फ नाम नहीं लग रहे हैं। इनके पीछे की कहानी समझ आ रही है। हाँ। राजराज प्रथम ने एक तरह से मंच तैयार कर दिया था।
अब उस पर प्रदर्शन करने की बारी उनके बेटे की थी। और वो बेटा था राजेंद्र प्रथम। इनके बारे में कहा जाता है कि ये दक्षिण के नेपोलियन थे। क्या ये तुलना थोड़ी ज्यादा नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नेपोलियन की उपाधि उनकी सैन्य प्रतिभा और उनके अभियानों के पैमाने को दर्शाने के लिए दी गई है। अच्छा। और सच कहूं तो उनके अभियान नेपोलियन से कम नाटकीय नहीं थे। जहां उनके पिता ने सिर्फ उत्तरी श्रीलंका जीता था, राजेंद्र ने पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। पूरे श्रीलंका पर? जी, और वहां के राजा रानी को बंदी बनाकर 12 साल तक अपने राज्य में रखा। उन्होंने एक तरह से अपने पिता के अधूरे काम को पूरा किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और शायद सबसे साहसी उपलब्धि तो गंगा घाटी का अभियान था। दक्षिण भारत का एक राजा हजारों किलोमीटर दूर उत्तर में गंगा तक पहुंच जाए, ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। और उन्होंने ये कर दिखाया। उन्होंने बंगाल के शक्तिशाली पाल शासक महिपाल प्रथम को हराया। लेकिन इस जीत का मकसद सिर्फ जमीन जीतना नहीं था। तो क्या था? इसका एक बहुत गहरा प्रतीकात्मक महत्व था। इस जीत के बाद उन्होंने एक उपाधि ली, गंगई कोंड चोल। गंगा को जीतने वाला चोल? बिल्कुल। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था। ये उत्तर भारत की सबसे पवित्र नदी को दक्षिण में लाने का प्रतीक था। एक ऐसा दावा जो उनसे पहले किसी दक्षिण भारतीय राजा ने नहीं किया था। अच्छा, तो गंगईकोंड चोलपुरम का मतलब है गंगा को जीतने वाले चोल का शहर। अब समझ आया। उन्होंने सिर्फ जीत का जश्न नहीं मनाया, बल्कि उस जीत को अपनी नई राजधानी के नाम में हमेशा के लिए अमर कर दिया। हाँ, ये एक जबरदस्त पावर मूव था। और वो यही नहीं रुके। और क्या किया? उनकी नजरें अब भारत से भी आगे थीं। उन्होंने श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ एक जबरदस्त नौसैनिक अभियान छेड़ा। श्री विजय, ये आज का इंडोनेशिया मलेशिया वाला इलाका? हाँ, बिल्कुल वही। वो चीन के साथ होने वाले व्यापार के समुद्री रास्ते पर कब्जा करके बैठे थे। राजेंद्र को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी नौसेना भेजी, श्री विजय के राजा को हराया और मलाया, सुमात्रा, जावा समेत कई द्वीपों पर कब्जा कर लिया। मतलब उन्होंने बंगाल की खाड़ी को सचमुच चोलों की झील बना दिया। एकदम। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि राजेंद्र प्रथम इतने बड़े योद्धा थे जिन्हें हम दक्षिण का नेपोलियन कह रहे हैं, लेकिन नोट्स में उन्हें पंडित चोल भी कहा गया है। ये थोड़ा अजीब है। एक योद्धा और एक विद्वान, ये दोनों बातें एक साथ कैसे? यही तो चोल शासकों की खासियत थी। राजेंद्र प्रथम जानते थे कि साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं टिकते, उन्हें ज्ञान और संस्कृति की भी जरूरत होती है। इसलिए पंडित चोल। जी, पंडित चोल की उपाधि उन्हें इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में एक बड़ा वैदिक कॉलेज स्थापित किया था। वो शिक्षा के महत्व को समझते थे। और मंदिर भी बनवाया। हाँ, अपने पिता की तरह उन्होंने भी अपनी नई राजधानी गंगाईकोंड चोलपुरम में एक विशाल शिव मंदिर बनवाया। उनकी दूसरी उपाधियां जैसे कडारम कोंड और कडाला कोंड समुद्र पर उनकी विजय की कहानी कहती हैं। इतनी सारी विजयें, श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया तक फैला साम्राज्य, ये सब सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर वो इसे संभालते कैसे थे? मजेदार बात यह है कि इसका रहस्य बड़े शहरों या राजा के दरबार में नहीं, बल्कि भारत के छोटे छोटे गांवों में छिपा था। गांव में? हाँ, यही चोल प्रशासन की आत्मा है, स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नेंस। राजा सर्वोच्च था, लेकिन उन्होंने गांवों को अपने फैसले खुद लेने की अविश्वसनीय आजादी दे रखी थी। अच्छा। साम्राज्य को मंडलम, वलनाडु और नाडु जैसी इकाइयों में बांटा गया था, लेकिन असली शक्ति गांव की सभाओं के हाथ में थी। ये सभाएं कितनी तरह की होती थी? नोट्स में उर, सभा और नगरम का जिक्र है। हाँ, 3 मुख्य सभाएं थी। उर आम लोगों की ग्राम सभा थी। सभा या महासभा थोड़ी अलग थी। ये सिर्फ अग्रहार गांव में होती थी, यानी वो गांव जो ब्राह्मणों को दान में दिए गए थे। अच्छा, जहाँ विद्वान लोग रहते थे। बिल्कुल। और तीसरी थी नगरम, जो खास तौर पर व्यापारियों और शिल्पकारों के नगरों की प्रशासनिक सभा थी। और ये सभाएं सिर्फ नाम की तो नहीं थीं, क्या इनके पास असली शक्ति थी? मुझे वार्यम या समिति व्यवस्था के बारे में पता चला है। असली शक्ति इन्हीं वार्यम या समितियों के पास थी। सभा अपना सारा काम अलग अलग समितियों के जरिए करती थी, जैसे सिंचाई के लिए एरीवार्यम, बगीचों के लिए तोटावार्यम और वित्त के लिए पोनवार्यम। जी। और इन समितियों का सदस्य बनना कोई आसान काम नहीं था। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख में इसकी पूरी योग्यता लिखी हुई है। क्या थी वो योग्यताएं? उम्मीदवार की उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। उसके पास कम से कम 1.5 एकड़ जमीन हो, अपना घर हो, उसे वैदिक मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, और सबसे जरूरी वो पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य न रहा हो और उस पर कोई नैतिक अपराध या चोरी जैसा कोई गंभीर आरोप साबित न हुआ हो। हाँ,
ये तो आज के चुनावों की योग्यता से भी ज्यादा सख्त लग रहा है। बिल्कुल, ये नियम सुनिश्चित करते थे कि प्रशासन अनुभवी, जिम्मेदार और ईमानदार लोगों के हाथ में रहे। और चुनाव कैसे होता था? यहाँ पर कुडावोलय प्रणाली का जिक्र आता है। हाँ, ये प्रणाली अपने आप में अनूठी थी। इसे एक तरह की लॉटरी व्यवस्था कह सकते हैं। लॉटरी? हाँ। गांव को 30 वार्डों में बांट दिया जाता था। अच्छा। हर वार्ड से योग्य उम्मीदवारों के नाम ताड़ के पत्तों पर लिखे जाते और उन्हें एक बर्तन यानी कुडुम में डाल दिया जाता था। अच्छा। ये तो बहुत पारदर्शी प्रक्रिया थी। हाँ, इतनी पारदर्शी कि किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश नहीं थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक चुनाव प्रणालियों में से एक थी? बिल्कुल। इसे अक्सर आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक आधार माना जाता है। ये समितियां टैक्स इकट्ठा करने से लेकर तालाबों और सड़कों की देखरेख करने, न्याय करने, यहाँ तक कि मंदिरों का प्रबंधन करने तक का सारा काम करती थी। कमाल है, एक शक्तिशाली केंद्र और इतना मजबूत स्थानीय प्रशासन। यही संतुलन आज भी हैरान करता है। अब आते हैं चोलों की उस विरासत पर जिसे हम आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनकी कला और वास्तुकला। कहा जाता है कि चोल मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वो पूजा की जगहों से कहीं ज्यादा थे। इतिहासकार आर.एस. शर्मा ने उन्हें राज्य के भीतर राज्य कहा है। राज्य के भीतर राज्य? जी, ये मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। मंदिरों के पास अपनी जमीनें होती थीं, वे बैंक की तरह काम करते थे, कर्ज देते थे, स्कूल और अस्पताल चलाते थे। वाह। पल्लवों ने जिस द्रविड़ मंदिर शैली की शुरुआत की थी, चोलों के समय में वो अपने शिखर पर पहुंच गई। इस द्रविड़ शैली की सबसे बड़ी पहचान क्या है? नोट्स में विमान का जिक्र है। द्रविड़ शैली की सबसे बड़ी पहचान है मंदिर का विमान, यानी गर्भगृह के ठीक ऊपर बना ऊंचा पिरामिड जैसा टावर जो मंजिल दर मंजिल ऊपर की ओर छोटा होता जाता है, जैसे स्वर्ग तक पहुंचने की एक सीढ़ी। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और चोल कला का दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार है उनकी कांस्य की मूर्तियां, खासकर नटराज यानी नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति। नटराज की मूर्ति तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है और उसे मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। जी। कुछ खास मंदिरों के नाम जो श्रोताओं को याद रखने चाहिए। जरूर। चोल वंश के संस्थापक विजयालय ने नरतमलय में चोलेश्वर मंदिर बनवाया। परांतक प्रथम ने श्रीनिवासनल्लूर में कोरंगनाथ मंदिर। लेकिन इस शैली का सबसे शानदार उदाहरण है राजराज प्रथम का बनवाया हुआ तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर? जी। फिर उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने गंगाईकोंड चोलपुरम में ठीक वैसा ही एक मंदिर बनवाया। और बाद के चोल राजाओं ने भी इस परंपरा को जीवित रखा, जैसे धारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर के बारे में कुछ और बताइए। उसे इतना महान क्यों माना जाता है? आप कल्पना कीजिए, आज से 1000 साल पहले, जब कोई क्रेन या आधुनिक मशीनें नहीं थीं। बिल्कुल, तब उन्होंने 80 टन का एक विशाल पत्थर जो लगभग 12 बड़े हाथियों के वजन के बराबर है, उसे मंदिर के 216 फीट ऊंचे विमान के शिखर पर कैसे पहुंचाया होगा? ये तो सोचना भी मुश्किल है। कहते हैं कि इसके लिए मंदिर के पास से लगभग 6 किलोमीटर लंबा एक मिट्टी का रैंप बनाया गया था, जिस पर लुढ़का कर उस पत्थर को ऊपर तक ले जाया गया। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी शोध का विषय है। कमाल है। इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने तो इसके विमान को भारतीय वास्तुकला का निचोड़ कहा है। तो राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम की सैन्य विजयों से लेकर दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक चुनाव प्रणालियों में से एक कुडवोलय तक, और बृहदेश्वर जैसे विशाल मंदिरों से लेकर नटराज की अद्भुत मूर्तियों तक, हाँ, चोल साम्राज्य की कहानी वास्तव में शक्ति, बुद्धि और कला का एक अद्भुत संगम है। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां राजा की शक्ति असीमित थी, फिर भी गांवों को अपने निर्णय लेने की अद्भुत आजादी थी। और यहीं पर हम आज के श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। क्या एक शक्तिशाली केंद्र और एक स्वायत्त स्थानीय प्रशासन के बीच का ये संतुलन क्या आज की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए कोई सबक दे सकता है? खासकर जब हम केंद्रीकरण और स्थानीय सशक्तिकरण के बहसों में उलझे रहते हैं, तब 1000 साल पुराना ये मॉडल हमें क्या सिखाता है?